हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 22 पढ़ा दिया था, तो आप एक बार उसको देख लीजिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये वाले जो आर्टिकल्स हैं, ये मैंने बताया था कि ये बाकी वीडियोस होंगे उससे शॉर्ट होंगे, प्लस ये जो है अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो इससे भी एक प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 23। सो व्हाट इज आर्टिकल 23 से? ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड लेबर। ओके, फिर हमने आपको बताया था कि कुछ राइट्स ऐसे हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसमें से मोस्ट ऑफ द राइट्स क्या हैं? वो अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव कर सकते हो। तो आर्टिकल 23 भी दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, सो अभी कीवर्ड्स जो थे हमारे, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इसमें 3 प्रोविजंस आते हैं। तो पहला क्या है कि विमेन, मेन एंड चिल्ड्रन को आप सेल या बाई नहीं कर सकते हो। जैसे आप किसी गुड्स को या फिर कोई भी वस्तु खरीदते हो या बेचते हो ना, आप उनको उस तरीके से नहीं बेच सकते हो, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। फिर दूसरा क्या है? व्हाट इज इमोरल? विमेन एंड चिल्ड्रन का जो है ट्रैफिक कर रहे हो आप। ओके, सो ये भी क्या है? आपका इमोरल है, इस तरीके का भी कोई बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी में जो आता है आपका प्रोस्टिट्यूशन, जैसे जबरदस्ती पकड़ लिया फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ढकेल दिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फिर जो है आपका देवदासीज। देवदासीज आपको पता ही क्या होते हैं, जो साउथ इंडिया में एक प्रथा चलती थी, मेनली साउथ इंडिया में ही, कि जो टेम्पल्स है ना वहाँ पे देवदासीज रहती थी, जो कि भगवान मतलब भगवान की पूजा के लिए अपने आप को डिवोट कर देती थी, लेकिन एक्चुअली में वो वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे या फिर वहाँ के जो लोग होते थे वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ओके, दे वर मेयरली सेक्सुअल ऑब्जेक्ट एंड उसके अलावा जो है उनको कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनेगा और उसमें आप देवदासी में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये एज ऑप्शन आ सकता है। ओके, एंड नाउ जो दूसरा है आपका लेबर, तो इसमें भी 2 डायमेंशन है। क्या क्या है? पहला है बेगार। बेगार का मतलब ही होता है लेबर। ओके, और लेबर भी कैसा हो? फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेगार में देखिए कि इसमें क्या होता है, आप उससे काम करवा रहे हो लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? अलाउड नहीं है। और उसके बाद से फोर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली आप फोर्स कर रहे हो उसको काम करने के लिए। अगर मान लीजिए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, फिर आप उसको काम दे रहे हो, लेकिन जो आपका मिनिमम वेज है उससे क्या कर रहे हो? उससे आप कम दे रहे हो, यानी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी अगर होता है तो वो भी क्या है? अलाउड नहीं है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आपको मिनिमम वेज से कम दे रहे हो तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं और आपको एक्सेप्शन पता होने चाहिए, तो ये मैंने खुद से ऐड किया है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसमें स्टेट क्या कर सकता है? कंपल्सरी प्रोविजन, कंपल्सरी सर्विस देने के लिए बोल सकता है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है। तो ऐसे ही एक्सेप्शन क्या है? स्टेट जो है कंपल्सरी सर्विस देने के लिए अपने सिटीजन्स को बोल सकता है, और उसमें क्या हो सकता है? आप कोई भी मिलिट्री सर्विस या फिर कभी भी सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी वाली आती है तो स्टेट जो है लोगों को बुला के उनसे सर्विस ले सकता है, और ऐसे में वो पेमेंट नहीं भी देंगे तो उन पे आप उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है, आपके फंडामेंटल राइट को छीना गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये है आपके एक्सेप्शन। लेकिन जब भी स्टेट ऐसी कोई सर्विस डिमांड करे, ठीक है, तो किन ग्राउंड्स पे होना चाहिए? उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, इन चारों उस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो आई होप आपको आर्टिकल 23 क्लियर हो, एंड लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 24। सो आर्टिकल 24, तो ये क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें 14 साल से जो कम के बच्चे हैं ना, उनको क्या है, ये बोला गया है कि वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हैजर्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बैन है। ठीक है, लेकिन क्या बैन नहीं है अगर कोई वो हार्मलेस या इनोसेंट वर्क कर रहे हैं? अब इसका क्या मतलब है? जैसे घर के कामों में थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये हार्मलेस वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके के वर्क जो है वो बैन नहीं है।
ठीक है। अब क्या है इसमें आपको दो चीजें जाननी जरूरी है कि 2006 में क्या किया गया था कि उनका जो है एम्प्लॉयमेंट बैन कर दिया गया था किसी भी डोमेस्टिक, मतलब क्या होता है ना, आप जाओगे ढाबा पे रेस्टोरेंट में तो 14 साल से कम कम के बच्चे आपको काम करते हुए दिख जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, उनको एक तो पूरी पेमेंट नहीं मिलती थी, फिर उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। तो 2006 में गवर्नमेंट ने इशू किया कि ढाबा या रेस्टोरेंट पे 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, वो छीन रहे हैं। ठीक है, अब चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, यानी 1986 में एक ऑलरेडी चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट था, कब, 1986 में। ओके, अब इस वाले को क्या कर दिया इन्होंने, इस वाले को अमेंड कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया, चाइल्ड लेबर एंड एडोलेसेंट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क। यानी इसमें क्या ऐड कर दिया था, इसमें ऐड कर दिया एडोलेसेंट। तो इसमें जो है क्या हुआ था कि 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, ठीक है, उनके सारे जो भी है ना, कोई भी उनसे काम नहीं करवा सकता है। समझ रहे हो, मतलब पहले क्या था, कुछ जो है हार्मलेस और इनोसेंट वर्क जो मैंने आपको बताया था, तो वो बहुत छोटे मोटे काम होते थे जो कि लेकिन उसमें भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। घर की ही बात नहीं, कोई भी आप छोटा मोटा काम ले लो तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयट होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरा ही बैन कर दिया कि आप 14 साल से कम बच्चों के काम ही नहीं करवा सकते हो। और दूसरा उन्होंने क्या किया, 14 से 18 साल के बच्चों को उन्होंने बोला कि कुछ हैजार्डस ऑक्यूपेशन में वो काम नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये बहुत सारे ऐसे भी कैटेगरीज हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा बहुत ज्यादा वो कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें बाकी सजा है कि 1 साल 2 साल की सजा दी जाएगी, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 है, वो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करता है। ओके, सो व्हाट इज आर्टिकल 25? तो ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। यानी इसमें आपके क्या कीवर्ड्स हैं, 4 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो कॉन्शियंस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इनर फ्रीडम टू मोल्ड इज रिलेशन विद गॉड। यानी आप जिस तरीके से चाहो, चाहे तो आप पूजा करके, चाहे तो बिना पूजा किए, किसी भी तरीके से आप अपने गॉड से अपने रिश्ते को डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी की परमिशन या किसी भी रिचुअल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको एक फंडामेंटल राइट मिला है। फिर दूसरा क्या है, फ्री प्रोफेशन। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको आप ओपन, मतलब जो आपका रिलीजन है उसको क्या कर सकते हो, उसको आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हो तो आप बोल सकते हो कि आप हिंदू हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप बोल सकते हो मुस्लिम हो, या फिर किसी भी रिलीजन के हो आप उसको ओपनली बोल सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में क्या आता है, वर्शिप एंड रिचुअल। आप किस तरीके से जो है अपने भगवान की पूजा करने के लिए, किस तरीके से उनकी आस्था में आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, किस तरीके से पूजा करते हो, ये आपके ऊपर डिफाइन है। ठीक है, तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब क्या है आपका प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ टू अदर। तो जैसे आपने देखा होगा कि गांव में या फिर बहुत सारी जगह जो है सन्यासी या कोई भी प्रीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, और वो जो है अपने रिलीजन को प्रीच करते रहते हैं कि हमारा रिलीजन ऐसा, हमारा रिलीजन वैसा है। तो क्या कहते हैं, ये एक आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हो। तो ये आपको राइट मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे क्रिश्चियन मिशनरीज है, लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि फोर्स्ड कन्वर्जन भी कराया जाता था। और ये क्या बोलते थे कि ये तो हमारे प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन में आता है कि हम कन्वर्जन करा रहे हैं, लेकिन फिर फंडामेंटल राइट में फोर्स्ड कन्वर्जन क्या है, आपका बैन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। और केवल इतना ही नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स के अदर रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, उनको भी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो स्टेट है, ओके, स्टेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट कर सकता है, उसके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो किसी भी सेक्युलर एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा उस स्टेट को लगता है तो वो उस इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। फिर है दूसरा, उनके पास, स्टेट के पास पावर है कि वेलफेयर के लिए, हिंदू वेलफेयर के लिए वो हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ठीक है, और हिंदू में इसका क्या मतलब है, हिंदू में केवल हिंदू में मतलब है आपका
सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ओके, तो हिंदू का जो डिफिनेशन है उसमें 3 रिलीजन आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 26। व्हाट इज आर्टिकल 26? तो आर्टिकल 26 आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सको। तो आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल को राइट मिला था, इसमें क्या हुआ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को राइट मिला है। और ये आप देख सकते हो कि एनी रिलीजियस डोमिनेशन एंड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, एनी रिलीजियस डोमिनेशन एंड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ओके, तो इसमें जो है आपके 4 राइट्स अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, यानी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने रिलीजन को मैनेज करने के लिए, या फिर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए, और या फिर किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए, यानी आप किसी को दान या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे लोगों को भला हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। ठीक है, अब आपने जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है उसको आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ओके, एंड तीसरा है आपका राइट टू ओन और अक्वायर। कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको क्या कर सकते हो, आपको राइट मिला है कि आप उसको अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, विद अकॉर्डिंग्स विद द लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती से क्या कर लो, उसको ले लो। ठीक है, और तीसरा क्या है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया है, लिया है, अक्वायर किया है, उसको जो है आप मैनेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, आपका अकॉर्डेंस विथ लॉ होना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब इसमें क्या है, 3 आपके रेस्ट्रिक्शंस है जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में, सेम वही है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी प्लस हेल्थ। ओके, लेकिन जो आर्टिकल 25 था उसमें हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स के जो अदर प्रोविजंस भी हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वो भी हैं, इसमें केवल ये 3 ग्राउंड्स है। ओके, तो ये ही डिफरेंस है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में। ठीक है, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा रिलीजियस डोमिनेशन है ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए क्या किया था, कुछ 3 गाइडलाइंस दी थी। ओके, ये है, जैसे वो क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए जिनका एक कॉमन फेथ हो, स्पिरिचुअल बीइंग कॉमन हो, उनका रिलीजन कॉमन हो, एक तरीके का कुछ ऐसा बिलीफ, फेथ एंड कुछ होना चाहिए जिससे कि वो एक सेक्शन, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जा सके। ओके, और दूसरा क्या है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब ये जो लोग भी हैं इंडिविजुअल, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि इनका जो है फेथ वेथ है कुछ भी और वो किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ऐसा नहीं, उसको फिर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा क्या है आपका, एक डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, मतलब नेम भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने नाम जो एग्जिस्ट करते हैं वही दोबारा से आप ले आए, तो वो चीज को नहीं माना जाएगा। एक नाम क्या होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। और इसी में जजमेंट दिया था, तो उन्होंने बोला था कि रामकृष्ण मिशन क्या है, वो आपका एक रिलीजियस डोमिनेशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो है अरोबिंदो सोसाइटी ये नहीं है। ओके, सो आई होप आर्टिकल 26 आपको क्लियर हो। एंड अभी आप मूव करते हैं आर्टिकल 27 पे। व्हाट इज आर्टिकल 27? तो आर्टिकल 27 आपको देता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो स्टेट आपको, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि स्टेट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती है, लेकिन वो फी को लगा सकती है। ठीक है, वो क्यों लगा सकती है, उसके पहले हम देखते हैं कि अगर उसने सपोज स्टेट ने टैक्स, मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट कलेक्ट किया है नॉट टैक्सेशन, फी की वजह से, तो वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन पे उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए उस पर खर्च करे, तो दैट इज, वो स्टेट को भी परमिटेड नहीं है। लेकिन अगर वही काम वो बाकी सारे रिलीजन के लिए कर रही है तो वो
क्या है, परमिटेड है, यानी सारे रिलीजन का प्रमोशन कर रही है, सारे रिलीजन के लिए वो कुछ काम कर रही है, तो दैट इज परमिटेड। ठीक है, अब ये जो है टैक्स तो नहीं लगा सकती है क्योंकि प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन फी लगा सकती है, तो फी क्यों लगा सकती है, तो इसके दो रीजन है। सबसे पहला है कि वो सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन है ना, किसी भी रिलीजन जो है वो एक ऐसा ना हो कि वो क्या कर रहा है, सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को खराब कर रहा है, यानी जो हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है उसको खराब कर रहा है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वो फी लगा सकती है। और दूसरा क्या है, जैसे अगर आप तीर्थ वीर्थ पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कुछ सेफ्टी मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो उस सेफ्टी मेजर्स को प्रोवाइड कराने के लिए या फिर बाकी उन सब चीजों की व्यवस्था करने के लिए वो क्या करती है, वो फी लगा सकती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 28। तो बाकी सब में तो आपको बताया है कि आप किस तरीके से अपने रिलीजन को मैनेज कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब आपको बाकी आर्टिकल्स में पता चला है। इसमें क्या है, इसमें आपका एक नेगेटिव राइट है कि आप क्या करो, आप मना कर दो कि हमको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करना है। ठीक है, मान लो आप एथिस्ट होना चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एथिस्ट ही होगे, लेकिन अगर कोई एथिस्ट है, वो एथिस्ट बनना चाहता है, तो वो भी आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है 4 तरीके के इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड भी है और नहीं भी है। तो आइए देखते हैं वो 4 कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि जो है पूरा है जो इंस्टीट्यूशन बना है वो पूरे स्टेट फंड से बना है, यानी उसको मैनेज भी स्टेट करता है, उसको मेंटेन भी स्टेट करता है, सब कुछ वो क्या करता है, स्टेट करता है। फिर दूसरे में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट करता है, लेकिन वो स्टैब्लिश कैसे हुआ है, वो जो है किसी एंडोमेंट या किसी ट्रस्ट के फंड से हुआ है या फिर उनकी वजह से हुआ है। और तीसरा है आपका कि उस इंस्टीट्यूशन को केवल रिकॉग्निशन मिली है स्टेट से, ठीक है, वो ना तो उससे स्टेट पैसा दे रहा है ना मेंटेन कर रहा है, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और चौथा क्या है कि उसको स्टेट से एड मिल रही है। ठीक है, तो पहले में क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन क्या है, मना है कि यहाँ पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। इसमें क्या है, दूसरे वाले में परमिटेड है कि आप दे सकते हो भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसमें क्या है, ये आपके जो लास्ट के दो हैं, इसमें वॉलंटरी बेसिस पे। वॉलंटरी बेसिस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन चाहे तो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं और चाहे तो वो नहीं करा सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी इंसान है वो चाहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करे, तो उसके लिए वो परमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर माइनर हुआ, अगर वो चाहता है कि उसको नहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने पेरेंट्स का जो है कंसेंट ले या फिर उसके पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाए। सो आई होप आपको जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूरी तरीके से समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू आर्टिकल 29 या फिर अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को खत्म करते हैं। सो आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को कवर करते हैं, एंड ये मेनली क्या होता है, माइनॉरिटीज के लिए होता है। ओके, तो आर्टिकल 29 क्या है, वो बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, इस पे ध्यान देना क्योंकि इसका जो है अभी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 29 कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ग्रुप है, वो अगर इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है। ठीक है, और कोई भी उसके लैंग्वेज को या उसके कल्चर को क्या कर सकता है, छीन नहीं सकता है। तो दैट इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रोविजन भी है। ठीक है, तो दूसरे प्रोविजन में बोलता है कि कोई भी सिटीजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो कैसे पता करोगे कि कौन सा जो राइट है वो सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जहां भी सिटीजन है वहां पे केवल सिटीजन, और जहां पर पर्सन है वहां पर सिटीजन प्लस पर्सन, मतलब वो सबके लिए है। तो कोई भी सिटीजन, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको क्या मिल रही है, एड मिल रही है स्टेट से, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो किसी भी सिटीजन को क्या कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेज। ठीक है, यानी इन 4 ग्राउंड की वजह से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो आपको ये क्लियर होगा। अब सेक्शन ऑफ सिटीजन का क्या मतलब है, सेक्शन ऑफ सिटीजन का पहले जो मतलब है वो निकाला जाता था कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। मतलब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज जो है अपने कल्चर को और अपने
स्क्रिप्ट को या लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हैं, मेजॉरिटी नहीं कर सकती है, वो भी कर सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहले माना जाता था कि केवल रिलीजियस या लिंग्विस्टिक होंगे, ठीक है, माइनॉरिटी होंगे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा गया है, पर्टिकुलरली जो है सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं लिखा गया। तो जहां पर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है वहां पर मेजॉरिटी भी आएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें सिर्फ रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आते हैं, और ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछा भी गया है कि व्हाट डज दिस वर्ड इन आर्टिकल 29 क्या क्या आता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज मेजॉरिटी आती है। सो अभी मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 क्या है, इसमें बोलता है कि माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, केवल ये राइट किसको अवेलेबल है, केवल ये माइनॉरिटीज को ही अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पिछले आर्टिकल में सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा हुआ था, इसमें कहीं भी सेक्शन ऑफ सिटीजन नहीं लिखा हुआ है। तो ये राइट किसको अवेलेबल है, केवल माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। इसके बाद से क्या है, जो स्टेट है, ठीक है, सपोज उसको प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, ठीक है, कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, वही आपको एक्विजिशन करना है, तो जो है उसको कंपल्सरी कंपनसेशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो है जब भी एक्वायर करिए प्रॉपर्टी को, किसी भी तरीके से इनके जो राइट को है वो हार्म नहीं होना चाहिए। और ये प्रोविजन ऐड किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, क्योंकि पहले क्या था कि स्टेट जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती थी, तो उसको उससे बचाने के लिए वो बोला गया था कि आप जो है अगर एक्वायर कर भी रहे हो तो उसको कंपल्सरी कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो कंपनसेशन भी मतलब ऐसा नहीं हो कि इनके राइट के खिलाफ जाके मिले। ओके, अब यहाँ पर जो है किस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन है फॉर्म कर सकते हैं, तो मेनली 3 तरीके के हैं। तो वो 3 तरीके के क्या है कि जिसमें उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए, मतलब अगर कोई भी माइनॉरिटीज जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो उसको रिकॉग्निशन भी मांग रहे हैं और फिर स्टेट से क्या मांग रहे हैं, फंड भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले टाइप के। दूसरा क्या है, वो सिर्फ रिकॉग्निशन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं फंड वंड तो हम मैनेज कर लेंगे, आप सिर्फ हमको रिकॉग्नाइज कर लो। और तीसरा क्या है, उसको रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए और एड भी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है हम अपना एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमको आपसे रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए और हमको आपसे एड भी नहीं चाहिए, कोई फंड भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 2 हैं, यानी जिसको किसी भी तरीके से स्टेट का एड या फिर रिकॉग्निशन मिल रही है, वो स्टेट के रेगुलेटरी पावर के अंडर आते हैं। तो इसमें वो स्टेट क्या कर सकते हैं, उनको सिलेबस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो उसमें क्या क्या पढ़ाना है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, टीचर और स्टाफ कौन से नियुक्त होंगे वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये स्टेट के रेगुलेटरी पावर में आता है। जबकि इसमें जो है यानी थर्ड टाइप में जो ना रिकॉग्निशन ले रहे हैं ना एड ले रहे हैं, ये अपना ही अफेयर जो है अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। अब इसमें भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना, माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे आप कुछ और ही कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि एक केस है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी अगर आपको जरूरी है, बाकी वो शायद नहीं पूछा जाएगा, शायद क्या मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो पूछा जाएगा। बाकी अगर आपको वो केस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से केस बना दूंगी, मतलब वो बना दूंगी। सो आई होप आपको आर्टिकल 30 क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आर्टिकल 33 जो है वो मेनली जो है आर्म्ड फोर्सेस या फिर पुलिस पर्सनल या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो स्टेट क्या कर सकती है, यानी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मेनली ये वर्ड को याद रखना, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, ओके, ना ही प्रेसिडेंट। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा यहाँ से। तो ये चीज याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को किसी भी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस पर्सनल या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि स्टेट की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें बस इतना ही है। और इसमें जो है एक चीज इंक्लूड होती है कि एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को भी, ठीक है, कि जो कोर्ट मार्शल है वो कुछ भी दे रहे हैं पनिशमेंट या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो उनके भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। और उसमें सब लोग आ जाते हैं, कुक्स भी आ जाते हैं, कारपेंटर भी आ जाते हैं, या फिर उस एरिया में काम करने वाला हर एक इंसान आ जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर आर्टिकल 34 क्या है, आर्टिकल 34 जो है आपका मेनली मार्शल लॉ है, ठीक है। इसका मतलब है मिलिट्री रूल।
ठीक है। अब ये मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ कहीं डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या फिर कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ये इम्प्लिसिट है, ठीक है, मतलब ये खुद से ही लाया गया है। तो एक तरीके से आप इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब ये जो है क्यों आता है, ये मेनली जो है अगर हमारे एरिया में क्या हो गया या फिर किसी भी एरिया में, कंट्री के किसी भी एरिया में ब्रेक डाउन हो गया है लॉ या फिर ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर का, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है। और वो क्या कर सकते हैं, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं। यहाँ तक कि ना केवल छीन सकते हैं बल्कि उनको कभी भी चेक कर सकते हैं, उनको पनिश भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनको मार भी सकते हैं। आफ्स्पा एक्ट आपको पता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये मार्शल लॉ का एक एग्जाम्पल है। यानी अगर इन्होंने कोई भी काम किया है तो इसके लिए इनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को ये जवाब देंगे क्योंकि इनके पास इतनी पावर है। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो एक तरीके की इनको अनलिमिटेड पावर मिल जाती है, ठीक है। फिर ये पूरी कंट्री पे नहीं होता है, ये आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है वहीं पे लगेगा, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 34। फिर है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 क्या है, वो मेनली जो है बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, यानी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 35 उसमें से कुछ फंडामेंटल, सारे नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, पार्लियामेंट ही या तो उसको लागू कर सकती है, या तो उसको अमेंड कर सकती है, या तो उसकी कोई कंडीशन प्रोवाइड करा सकती है। तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 16, 32, 33 एंड 34। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 16 में वो रेजिडेंस एज अ कंडीशन प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड करा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट प्रोवाइड करा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं प्रोवाइड करा सकता है। आर्टिकल 32 में क्या है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर दे सकती है, ठीक है। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट दे सकती है। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 जो भी रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट का, या फिर इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, ये भी कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। और फिर इसका दूसरा प्रोविजन है कि कुछ हमारे लॉज हैं उसमें जो है पनिशमेंट अगर प्रोवाइड करानी है तो वो केवल स्टेट मतलब केवल पार्लियामेंट करा सकती है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसको लिया जा रहा है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ये आपकी पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ये है आपका आर्टिकल 17 यानी अनटचेबिलिटी, और दूसरा क्या था एंड दूसरा है आपका आर्टिकल 23। सो आई होप आपको आर्टिकल 35 क्लियर हो। फिर आपका जो है रिट्स, वो एक तरीके का एक अलग ही टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा तो उसको हम अलग से कवर करेंगे, और जब हम रिट्स कवर करेंगे तभी हम कवर कर लेंगे आपका आर्टिकल 31 जो कि एक्सेप्शन है क्या है, फंडामेंटल राइट्स के। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो है आपको अपडेट मिल जाए। एंड लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से फीडबैक मिलेगा। और एक और चीज, हम जो है क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करेंगे जो कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। सो आप उसको जरूर देखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।